प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने बीए फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन की सेकंड यूनिट के टॉपिक बॉडी टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। बॉडी टाइप्स, कभी कभी इसको लोग बॉडी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि संसार में अलग अलग रंग, रूप, आकार और शक्ल के लोग देखने को मिलते हैं और फिर सहज ही आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि इसका कारण क्या है। हालांकि जैविक रूप से हम सब लगभग एक ही तरह के हिस्से बने हुए हैं, वही प्रक्रिया के तहत हम पैदा होते हैं, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से हम जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी बाहरी तौर पर हमारी शक्ल, सूरत, आकार अलग अलग देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हालांकि ये कहा जाता है कि इसका कारण माँ बाप से मिलने वाले बच्चों को गुण ही हैं जो इन सब का कारण है। तो आकार, बनावट और नापतोल की भिन्नताएं कह सकते हैं कि वंशानुगत कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये कारक कई बार समाज में फ़ायदा भी पहुंचाते हैं कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। एक जैसे हो जाते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस अगर ख़राब होती तो सबकी ख़राब होती, और बेहतर है तो हो सकता है तो बेहतर भी होती। तो इन भिन्नताओं के कारण हमें अलग अलग तरह की हमारी जो क्षमता है वो देखने को मिलती है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो इन सब कारकों की वजह से इन भिन्नताओं की वजह से शारीरिक शिक्षाविदों, कोचेज और ट्रेनर और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के सामने एक समस्या भी उत्पन्न होती है कि अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रंग, अलग अलग रंग की बजाय अगर आप कहो तो आकार, किसी की हाइट लंबी है, कोई बहुत मोटा है, कोई चपटा शरीर का है, तो उनके हिसाब से उनके खेल और उनकी फिटनेस को डेवलप करना पड़ता है। सबके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल अलग अलग बनाना पड़ता है। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है, तो फिजिकल एजुकेशन बड़े गहरे तौर पर इस चीज़ को डील करती है और इन सवालों का जवाब भी देती है कि कैसे इनको टैकल किया जाए। तो जो लोग शिक्षा क्षेत्र में अब काम कर रहे हैं और जो सदियों से काम करते आ रहे हैं, सदियों पहले जिन्होंने काम किया है, उन सब के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो ईसा से 400 साल पहले यूनानी फिजिशियन हिप्पोक्रेटस ने इस ओर ध्यान दिया और उस वक्त उन्होंने इनको दो भागों में बांटा। हिप्पोक्रेटस ने इसे दो भागों में बांटा। जो पहला भाग था, पहला भाग का नाम था पिथिसिक हैबिटस। उस भाग में वो लोग थे जो लंबे थे, पतले थे, जिनकी हाइट ज़्यादा थी। दूसरा वर्ग था अपोप्लेटिक हैबिटस, जो थोड़े से छोटे थे, छोटे हाइट के थे लेकिन थे वो भी पतले। इसके अलावा भी समय समय पर अन्य विद्वानों ने भी इस विषय पर ध्यान दिया है। हॉल नामक एक विद्वान ने 1779 में शरीर के 4 प्रकार बताए: एब्डोमिनल, थोरेसिक, मस्कुलर और नर्वस। एब्डोमिनल में वो व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनमें एब्डोमिनल कैविटी में जो अन्य अंग हैं उनकी बेहतर परफॉर्मेंस का असर उनके स्वभाव, उनके शरीर पे पड़ता है। उन लोगों को एब्डोमिनल वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। और थोरेसिक में वो लोग शामिल किए गए। थोरेसिक रीजन हमारे वो हिस्सा होता है जो पेट से ऊपर और कंधे से नीचे, यानी कि जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, इन अंगों को थोरेसिक रीजन के अंग माना जाता है और ये हमारे शरीर की कार्यक्षमता पर प्रभाव डालते हैं। तो इन अंगों का हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और उस प्रभाव का हमारे शरीर की बनावट पे क्या फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों में इन अंगों की कार्य क्षमता बढ़िया थी, तो
हॉल ने उन लोगों को इस वर्ग में डाला है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि तीसरा जो वर्ग है जो हॉल के द्वारा बताया गया है वो मस्कुलर, वो वर्ग है। इस वर्ग में जिन लोगों की मांसपेशियां विकसित थी, मजबूत थी और जो लगभग तमाम तरह के कार्य अपनी बेहतर मांसपेशियां और उसकी ताकत के अनुसार करने में सक्षम थे, ऐसे लोगों को इस वर्ग में शामिल किया गया। चौथा जो वर्ग है वो है नर्वस यानी कि दिमाग से ताल्लुकात रखने वाली चीज़ें। जिन लोगों की कार्य क्षमता शारीरिक रूप से तो चाहे सामान्य हो, लेकिन वो निर्णय करने में और समस्याओं को सुलझाने में दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को इस वर्ग में हॉल के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। 1828 में रोस्टन नाम के एक विद्वान ने बॉडी को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया: डाइजेस्टिव, मस्कुलियर और सेरेब्रल। हालांकि अगर हम देखते हैं ये लगभग एक जैसा सा है। डाइजेस्टिव में वो लोग हैं जिनका थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन के जो अंग हैं, उन अंगों की कार्य क्षमता को के अनुसार लोगों को इस वर्ग में डाला गया था। मस्कुलियर में वो लोग हैं जिनकी मसल्स मजबूत थी, बेहतर थी, उस वर्ग में इन लोगों को रखा गया। सेरेब्रल में वो लोग हैं, सेरेब्रल दिमाग का ही एक हिस्सा होता है जो फैसले करने में या डिसीजन करने में या दिमागी रूप से काफ़ी बेहतर हैं, समस्याओं को शरीर की बजाय दिमाग से हल करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को इस वर्ग में डाला गया है। हालांकि रोस्टन ने एक और कार्य किया कि शारीरिक लक्षणों और बनावट के साथ साथ उसने स्वभाव की ओर भी इशारा किया है कि इस तरह के वर्ग में के लोगों का इस तरह का स्वभाव रहेगा। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देख पाते हैं कि क्रैशमर नाम के एक विद्वान ने 1925 में शरीर को वर्गीकृत किया और उसके वर्गीकरण की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित भी हुआ, वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। उसने यूनानी शब्दों का इस्तेमाल किया: पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक। पिकनिक में वो लोग शामिल किए गए जो कॉम्पैक्ट थे, थोड़ा सा गठीला जिनका बदन था और राउंडनेस, थोड़ा सा मसल्स गोलाकार थी, और जो एस्थेनिक में थोड़ा सा लंबी पतली हड्डियों वाले लोग जिनकी स्ट्रेंथ की क्षमता कम थी, ऐसे लोगों को शामिल किया गया। एथलेटिक में जो रबर्स थे, मजबूत थे, जिनकी मसल्स हैवी थी, जो फिट थे, ऐसे लोगों को शामिल किया गया। तो क्रैशमर का जो वर्गीकरण था वो भी काफ़ी बेहतर था। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शेल्डन और उसके सहायकों ने 1940 में बॉडी को क्लासिफाई किया और एक नई थ्योरी को ईजाद किया जिसको हम सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। सोमेटोटाइपिंग एक्चुअली इज ए मेथड ऑफ क्लासिफाइंग बॉडी। सोमेटो जो वर्ड है वो शरीर की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोमेटोटाइपिंग एक ऐसा सिद्धांत है जो शरीर किस वर्ग का है इस चीज़ को निश्चित करता है। और शेल्डन ने 3 जो वर्ग दिए हैं बॉडी क्लासिफिकेशन के, वो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ हैं। सर्वप्रथम उसने ये शेल्डन के द्वारा जो वर्गीकरण था वो थोड़ा सा बेहतर था बाकी सब वर्गीकरण से, काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। तो तब से और अब तक बॉडी क्लासिफिकेशन का शेल्डन के द्वारा दिया गया
वर्गीकरण ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और वैज्ञानिक मापदंड के लिए प्रयोग भी किया जाता है। एंडोमॉर्फ में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनकी चौड़ाई ऊंचाई की तुलना में ज़्यादा थी, यानी कि जिनकी लंबाई कम थी लेकिन बदन थोड़ा चौड़ा था, गठीला था, चौड़ा था। शरीर के अंग बड़े हैं, भारी हैं, मांसपेशियां बड़ी होती हैं लेकिन टिश्यूज़ सामान्य होते हैं। ऐसे लोगों की हाथों की उंगलियां लंबी होती हैं, अंगूठे लंबे होते हैं लेकिन हथेली चौड़ी होती है। पैर चौड़े होते हैं और कम आर्च वाले होते हैं, जिनके अंदर आर्क कम है वो लोग इसमें शामिल हैं। त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर बाल ज़्यादा पाए जाते हैं। हालांकि जो त्वचा है वो टिश्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है बेहतर तरीके से, इसलिए इन लोगों की त्वचा सख्त भी होती है। ऐसे लोगों का सिर गोल होता है, कान छोटे होते हैं, माथा चौड़ा होता है। पाचन तंत्र ऐसे लोगों का बड़ा और मजबूत होता है, जो सख्त भोजन को पचा पाने में सक्षम होते हैं और ज़्यादा खाने में यकीन रखते हैं। तो एंडोमॉर्फ की जो विशेषताएं हैं ये सब शेल्डन के द्वारा दी गई हैं। शेल्डन ने कुछ और भी इनके बारे में कहा गया है, मैं आपको वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ऐसे लोग सोचने से पहले, ऐसे लोग सोचते बाद में हैं, पहले काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसे लोग सामाजिक समूह में जाना पसंद करते हैं, ऐसे आयोजनों में जाना पसंद करते हैं, काफ़ी बातूनी होते हैं भाषण देने में या लंबी लंबी बातें करने में यकीन होता है। ऐसे लोग अपने मन की बात छुपा नहीं पाते और अपने मन की बात छुपा नहीं पाते और कह सकते हैं कि डींगे मारने में यकीन करते हैं। मुसीबत के वक्त ऐसे लोग काफ़ी लोगों को अपने साथ रखने में यकीन करते हैं, खुशमिजाज होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और अपनी क्षमताओं का आकलन ज़्यादा रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा काबिल हैं, ऐसा वो आकलन करते हैं। इनका स्वभाव एक ही जॉब से चिपकने वाला नहीं होता, वो जॉब भी बदलते रहते हैं और जीवन में इमोशंस के लिहाज से भी वो समय समय पर उनका इमोशन अलग अलग होता है। दूसरा वर्ग है जो शेल्डन के द्वारा दिया गया, मेसोमॉर्फ। ये जो अन्य वैज्ञानिक थे और उन्होंने मस्कुलियर या एथलेटिक में जो विशेषता बताई थी, मेसोमॉर्फ में भी वही विशेषता है। फ़र्क इतना सा है कि मेसोमॉर्फ में दिया गया वर्गीकरण थोड़ा सा ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। तो ये लोग मध्यम वर्गीय होते हैं, जो एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ दोनों के बीच के होते हैं। सामान्यतः एथलेटिक टाइप इन्हें जाना जाता है। ये लोग सामान्यतः अधिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत, इनके कंधे चौड़े होते हैं, हिप्स नैरो होते हैं, धड़ की लंबाई चौड़ाई मध्यम होती है, मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं ऐसे लोगों की। सर ऊंचा होता है, गर्दन लंबी होती है, वह मजबूत होती है, चेहरा सुंदर, मजबूत, ठुड्डी और इनका फेस ओवल शेप होता है, जो लोग मेसोमॉर्फ कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सामान्यतः ऊर्जावान होते हैं, अपनी बात पर जोर देने वाले होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, रिस्क लेने वाले हैं, बहादुर हैं और मुसीबत के समय तीव्रता से काम करने वाले और निर्णय लेने वाले होते हैं। यही लोग बेहतर लोग माने जाते हैं और दोनों वर्गों की तुलना में। तो शेल्डन के द्वारा दिया गया मेसोमॉर्फ, ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो खेल से संबंध रखने वाले बच्चे हैं वो तो तकरीबन इसी वर्ग के लोग होते हैं जो मेसोमॉर्फ में जैसा बताया गया है। तीसरा वर्ग है एक्टोमॉर्फ। इस वर्ग में आने वाले लोग प्राय पतले और कमज़ोर होते हैं। शरीर की तुलना में इनके हाथ पैर लंबे होते हैं, मांसपेशियां छोटी होती हैं, कंधे झुके हुए और लटके हुए होते हैं, पैरों की आर्क है वो ऊंची होती है, शरीर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है, बेढंगा सा है, पतला सा है,
मैच नहीं कर रहा शरीर की उनकी मांसपेशियों की बनावट और हड्डियों की बनावट के हिसाब से। सिर लंबा होता है, चेहरा पतला होता है, फेफड़े और दिल छोटे होते हैं, स्टोमक लंबा और ट्यूबुलर होता है। कह सकते हैं कि इनकी गर्दन लंबी और बुगले की आकार की तरह दिखाई देती है। जो एडम एप्पल यहाँ बीच की हड्डी होती है ये उभरी हुई होती है। इनका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, क्योंकि ये चीज़ों को पचा नहीं पाते, तो इसलिए प्रॉपर इनको ऊर्जा भी नहीं मिल पाती। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ताकतवर कहाँ से होंगे, इसलिए पतले और नाजुक से होते हैं। अक्सर इन लोगों में देखने को मिलता है जब ये कठिन मेहनत कर लेते हैं तो इनकी जो रिकवरी रेट है बड़ा स्लो होती है। एक बार मेहनत करने के बाद ये रिकवर थोड़ा सा देर से कर पाते हैं। अंतर्मुखी होते हैं, काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं और एम्बिशियस होते हैं, टेंशन लेने वाले, कम सोने वाले, और अगर कोई मुसीबत आ जाए और फेस टू फेस होना पड़ जाए तो कह सकते हैं कि पीछे हटने वाले लोग इस वर्ग में शामिल होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अलग अलग विद्वानों ने वर्गीकरण किया है बॉडी का, तो सब मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आप इसको और बेहतर तरीके से पढ़ें, समझें, और जब आप सोसाइटी में तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप उनसे बातचीत ही करें, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, आसपास के खिलाड़ियों के बारे में, अलग अलग व्यवसाय के से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के बारे में, और चिंतन कर सकते हैं कि किस तरह के गुण, विशेषताएं, अच्छी बातें या नेगेटिव बातें भी आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि एक विद्यार्थी को एक रिसर्चर की तरह अगर आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो क्रिटिक्स के रूप में भी काम करना पड़ सकता है। तो क्रिटिकल चीज़ों को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि क्या किसी व्यक्ति में नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन चीज़ों को नोट करना भी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अपने आसपास के माहौल में जिस तरह के लोग आप देख पाते हो, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके सिलेबस के हिसाब से आप इसको लर्न करें बेहतर तरीके से, और परीक्षा में भी अगर ये आता है तो आप उसमें अटेम्प्ट करें, अच्छे मार्क्स आएंगे। और वैज्ञानिक सोच के साथ ताल्लुकात रखने वाला विषय है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद।